युनवान के दुखद रूप से तालाब में डूबकर मरने के बाद बाइन चेंग को पूछताछ के लिए मैडम रॉन्ग के सामने पेश किया जाता है। वो तो सीधे पूछती है आखिर उसने युनवान को मारा क्यों। फूशेंग उसे बताता है बागीचे की रखवाली करने वाले एक सिपाही ने उसे हादसे के वक्त भागते हुए देखा था। बाइन चेंग इन सभी आरोपों को सख्ती से नकार देता है। वो सफाई देते हुए कहता है कि वो उस वक्त हेई के साथ बैठकर खाना खा रहा था। हेई भी इस बात की पुष्टि करता है कि उसने बाइन चेंग के साथ भोजन किया था, लेकिन वो बहुत चालाकी से सारा दोष बाई के सर डालने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ 2 प्याले शराब पीने के बाद ही वो बुरी तरह नशे में धुत हो गया था, इसलिए उसने खुद उसे उसके कमरे तक पहुंचाया और उसके बाद वो कहाँ गया इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन इसी बीच वो जानबूझकर ये बात भी सामने रखता है कि बाइन चेंग ने युनशु के साथ एक गुप्त मुलाकात की बात कही थी। युनशु ने भी कहा उसने अपनी नौकरानी के हाथ संदेश तो भेजा था, इसलिए वो बागीचे में रात के 9 बजे से उसका इंतजार कर रही थी। बाइन चेंग ने कहा पर खत में 11 बजे का वक्त लिखा था। वो अपनी बात साबित करने के लिए चिट्ठी अपने कपड़े में ढूंढता है पर वो गायब हो चुका था। इसी बीच फूशेंग बाइन चेंग के पक्ष में मजबूती से खड़ा होता है। वो कहता है कि बाइन चेंग के पास युनवान को मारने का कोई कारण नहीं था, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन तभी युनशी बोल उठती है कि शायद किसी ने युनवान को उन पैरों के निशान की वजह से मारा जो दिंगचेंग के लाश के पास मिले थे। यूनिन ने खुद उसकी पहचान की। मैडम रॉन्ग ने शानबाओ की तरफ नजर किया कि वो इतनी बड़ी बात उनसे छुपा कैसे सकती है। उसने बोला युनवान खून कैसे कर सकती थी, वो तो एक भोली भाली लड़की थी जिसका दिमाग बच्चों जैसा था। वो खेलते खेलते में उस कमरे तक पहुंच गई होगी, इसलिए उसने भी बात ज्यादा बढ़ाई नहीं और उसके जूते जलवा दिए। इसी दौरान फूशेंग भाग रहे एक नौकर को पकड़ लेता है जो फिलहाल बाइन चेंग के छोटे मोटे कामों को अंजाम देने के लिए नौकरी पे रखा गया था। उसने बोला बाइन चेंग हमेशा दिंगचेंग की बुराई करता, उससे जलता, यहाँ तक कि शानबाओ के खिलाफ भी बातें बोलता कि वो जरूर अंधी है इसलिए ऐसे वर को अपने लिए चुना। पहले दिंगचेंग मर गया और अब युनवान, इसलिए उसे लग रहा है बाइन चेंग का इन सब से कुछ लेना देना तो जरूर है। बाई ने साफ कहा ये सब झूठ है, उसने कभी इस तरह की बातें उससे नहीं कही। यूनिन गुस्से में कहने लगी ये तुम्ही ने किया है, जरूर युनवान ने तुम्हें दिंगचेन को मारते हुए देखा होगा, इसलिए आज तुमने उसका मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर फूशेंग युनशु से जवाब मांगता है क्योंकि उसी ने कहा था जिस रात दिंगचेंग मरा बाइन चेंग उसके साथ था। युनशु जो पहले कह रही थी बाइन चेंग रात भर उसी के साथ बागीचे में था, अब अपनी गवाही बदलकर कहती है उसे सही से पता नहीं, वो तो अंधी है, उसे तो कोई भी धोखा दे सकता है। उसकी नौकरानी भी बोलती है जब वो युनशु के लिए गर्म कपड़े लेकर आई उसने बाई को नहीं देखा था, पर उसने कहा वो युनशु के लिए फूल तोड़ने गया था। कोई सही तरीके से बाइन चेंग को कातिल साबित नहीं कर पा रहा था, इसलिए फूशेंग ने मैडम रॉन्ग को कहा कुछ वक्त लेकर इसकी अच्छे से जांच कराने। सो उन्होंने बाइन चेंग को पूछताछ के लिए रॉन्ग मैंशन से भेजने का ऑर्डर दिया। फूशेंग ने कहा बाइन चेंग के साथ साथ पुआ नाम के नौकर को भी जाना चाहिए जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, और बाकी के पहरेदारों को भी जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाइन चेंग को भागते हुए देखा। युनशी बोल उठी तुम कौन होते हो घरेलू मामलों में बोलने वाले। तभी शानबाओ फूशेंग के बगल जा खड़ी हो गई और अपनी दादी से निवेदन किया शक के घेरे आए सभी से अच्छे से पूछताछ करने। सो मैडम रॉन्ग उसकी बात सुन लेती हैं। यहाँ शानबाओ युनवान के खिलौनों को समेटते हुए कह रही होती है कि सारी गलती उसी की है, उसे युनवान को हमेशा के लिए बंद करके रखना चाहिए था। पर फूशेंग ने बोला इस तरह की जिंदगी तो जानवरों से भी बेकार है, उसने युनवान को थोड़ी आजादी देकर कुछ गलत नहीं किया, बुरा तो उन्हें लगना चाहिए जो दोषी है। उसने शानबाओ से कहा इन कुछ दिनों तक होशियार रहने, क्योंकि युनशी और हेई सिर्फ बाइन चेंग के पीछे नहीं पड़े, उनका मकसद कुछ और ही है। यहाँ युनशी हेई पे गुस्सा करती है कि उसे युनवान को मारना नहीं चाहिए था, बस डराना था। फिर वो खुद कुछ करके उसे शानबाओ के खिलाफ कर देती और असली टी बोन वाला मामला सबके सामने फिर से लाती। भले ही उसकी दादी भेदभाव करती है, लेकिन युनवान थी तो उसकी कजन और ऊपर से दिमागी रूप से बीमार, वो इतनी गिरी हुई भी नहीं है। हेई ने उसे इस हादसे के पॉजिटिव साइड को देखने के लिए कहा कि युनवान के शानबाओ की देख रेख में मौत के बाद सभी उसे इसका जिम्मेदार मानेंगे जरूर, और वो उससे वादा करता है उसे किसी भी हाल में रॉन्ग परिवार का मुखिया बनाकर रहेगा। हेई के कमरे से निकलने के बाद यूने आई और कहा कि उसे हेई से थोड़ा बचकर रहने, जो शख्स बाइन चेंग के नौकर को खरीद सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ परिवार की उस परंपरा के खिलाफ जाकर जिसमें औरतों को अंतिम संस्कार की तैयारियों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, शानबाओ खुद अपनी छोटी बहन के शरीर को स्नान करवाती है और उसे उसकी पसंदीदा पीली पोशाक पहनवाती है। जब यूनिन अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए वहाँ आती है तब शानबाओ उसके साथ बिल्कुल भी अपनापन नहीं दिखाती और साफ कहती है युनवान के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी
वो उठाएगी, उसे रात को 2 बजे दफनाने ले जाएगी। इन सब में वो किसी बाहर वाले की मौजूदगी नहीं चाहती। ये सुनकर यूनियन का दिल टूट जाता है, पर हमेशा की तरह वो अपने भावनाओं को अपने चेहरे पे लाती नहीं, बल्कि उसके जज्बात गुस्सा बनकर जाहिर होता है। उसने बोला, हाँ जाओ, जाकर उस मुर्दा लड़की को दफनाओ और खुद भी कभी वापस मत लौटना। देर रात के 2 बजे चेंग ने युनवान के अंतिम संस्कार के जुलूस में शानबाओ की पालकी को भी जाते देखा। अगले दिन फूशेंग ने जगह जगह अफवाह सुनी कि शानबाओ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर असली टीबोन को मारा ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। फूशेंग लांग से छुपकर मिलता है, जो बताता है सरकारी जांच कार्यालय में मौजूद सेवक किसी भी हाल में अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनसे कुछ भी उगलवाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए फूशेंग जुनदाई के पास आता है, उससे कहने के उसे पता है। वो शानबाओ को उसकी सारी खबरें देता है। आखिर है तो वो रोंग परिवार का नौकर, पर उसने बताया जब फूशेंग यहाँ पहली बार लाया गया तब शानबाओ उससे सिर्फ उसके ठिकाने, रोज वो किससे मिलने जाता है, क्या करता है, यही सारी बातें पूछा करती। पर अब फूशेंग की चोट भरी या नहीं, उसने दवाई ली या नहीं, खाना खाया, वक्त पे सोया, ये सब के बारे में पूछती है। ये सुनकर फूशेंग खुशी में लाल हो गया और कहा अगर वो शानबाओ का इतना ही प्यारा बन गया है तो क्यों ना उसका कुछ काम कर दिया जाए, जिसके बारे में वो उसे शानबाओ से जिक्र करने को मना कर देता है। और वो काम था कि जुनदाई को जाना होगा जेल के अंदर, सो उसे वहाँ कैदी बनाकर लाया जाता है। जुनदाई ऊपर से नीचे जख्मी दिखाई देता है। उसे उसी सेल में डाला जाता है जहाँ पे सभी नौकर कैद थे। वो उससे पूछने लगे आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। उसने बताया उसे भी यहाँ पूछताछ के लिए मारा पीटा गया, अगला नंबर उनमें से किसी का भी हो सकता है। तभी 2 नौकर एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे दोनों साझेदार हो। उनमें से एक बाइन चेंग का नौकर और दूसरा हेई का अटेंडेंट था। वही नौकरों की कमी से खाने पीने का व्यवस्था वक्त पे नहीं हो पा रहा था, इसलिए फूशेंग खुद यान के लिए खाना लेकर आया और उसे देरी की वजह बताई। उसके जाने के बाद यान के नौकर ने बोला खाना खत्म करके ये बॉक्स लौटाने के बहाने से शानबाओ के पास जाकर उसके दुख में उसका साथ देने ताकि उनकी नजदीकियां बढ़े। पर यान के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर फूशेंग का नौकर कहाँ पे है, वो कई वक्त से नजर नहीं आ रहा। वहीं जेल में कैदियों को डराया जाता है कि जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाता यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, चाहे इसमें 1 या 2 साल भी क्यों न लग जाए। जुनदाई ये सुनकर घबरा गया तो उसे जेल के एक पहरेदार ने बोला अगर यहाँ से निकलना है तो उसे 20 टील देना होगा। जुनदाई ने तो कह दिया उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन रोज रोज के पूछताछ के टॉर्चर से बचने के लिए हुआ ने बताया कि उसके पास 20 टील है। पर उसे पहरेदार ने बोला कि वो एक अहम गवाह है, इसलिए उसके 40 टील लगेंगे। ये सुन रहा हेई का नौकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने का सोचने लगा और सबके सोने के बाद उसे मारना चाहा, लेकिन ठीक वक्त पे जुनदाई ने एक्शन लिया और सभी पहरेदार आ गए और उन दोनों को फूशेंग के पास ले जाया गया जो अभी लांग के साथ बातचीत कर रहा था। हुआ ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसने बताया जिस रोज दिंगचेन मरा उसकी मौत की खबर आने से पहले सुबह सवेरे उसने हेई के नौकर को खून से सने कपड़े जलाते हुए देखा था। हेई ने बाइन चेंग को झूठे मामले में फंसाने के लिए उसे 50 टील की रिश्वत दी थी। हेई के नौकर ने भी सच कबूला और बताया उसके मालिक ने ही उसे कपड़े जलाने का काम दिया था, लेकिन उसने चालाकी की और थोड़े कपड़े अपने लिए दरख्त के नीचे दफना दिए ताकि आगे जाकर अगर वो ये सब में फंसा या फिर हेई उसे मारने की कोशिश करे तो इस सबूत का इस्तेमाल वो अपने बचाव में कर सके। यहाँ शानबाओ ने युनवान की अंतिम संस्कार करने के बाद मांजू को भी घर से निकाल दिया, लेकिन वो गिड़गिड़ाई रहम की विनती की, पर कुछ काम न आने पे उसने जाते जाते बताया ये सब उसे युनशी ने करने को बोला था। थोड़ी देर बाद ही शानबाओ के पास आया। ये चालाक लोमड़ी दोनों तरफ से अपना पोजीशन सिक्योर करना चाहता है। यहाँ वो शानबाओ पे इल्जाम लगाता है कि उसी की लापरवाही की वजह से युनवान मर गई, या तो शायद वो खुद भी यही चाहती थी ताकि किसी को असली टीबोन के बारे में पता न चले, इसलिए तो उसे इतनी जल्दी में दफनाया गया। फिर दिंगचेन को लेकर भी कहने लगा कि जरूर उस दिंगचेन ने उसे शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर किया होगा। अगर उसे किसी चीज का डर था तो वो उससे हाथ मिला लेती, वो उसके लिए सारे मुश्किलें आसान कर देता। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो उससे शादी कर लेती है तो रोंग और हेई परिवार मजबूत बंधन में बंध जाएंगे। जुनूब का सारा चाय का काश्त उनका होगा, समुद्री रास्ते भी उनकी मुट्ठी में होंगे। फिर अपना झूठा प्रेम दिखाता है कि 2 परिवारों की इतने सालों की दुश्मनी के बावजूद वो इस स्वयंवर में आया सिर्फ शानबाओ को हासिल करने के लिए। उसके बाद उसे मैनिपुलेट करने लगा कि वो जिस
इस परिवार और चाय के बागात के लिए इतना कुछ करती है। इसके बावजूद भी रोंग परिवार में सब उसे गलत समझते हैं। वो अपने घुटनों पे झुककर उससे वादा करता है कि वो उसका सुरक्षा करेगा, चाहे तो उसके लिए खून भी कर सकता है। तभी फूशेंग आया और बताया कि दिंगचेन को मारने वाला हेई है। हेई ने जल्दी से चाकू शानबाओ की गर्दन पे रख कर सबको बाहर जाने को बोला और कहा कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो किसी और की भी होने नहीं देगा। हेई ने सच्चाई बताई। जिस रात वो ब्राइडल चेम्बर में गया था, दिंगचेन पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रहा था। उसने तो बस उसकी तकलीफ जल्दी से दूर कर दी, उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर। लेकिन युनवान उस कमरे में आ गई। भले ही उसने उसकी शक्ल अच्छे से देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संकट से दूर करने के लिए युनवान को मार दिया और कहने लगा ये दोनों लोग ही शानबाओ की जिंदगी में रुकावट थे, इसलिए उसे तो खुश होना चाहिए। पर शानबाओ उसके साथ विवाह रचने के लिए साफ इनकार कर देती है। तो हेई उसे मारने जाता है, पर शानबाओ अपना दिमाग चलाती है और उसे बताती है वो राज जिसका इस्तेमाल करके दिंगचेन उससे शादी करना चाहता था। उसने बताया उसके कमरे में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है और वहाँ से एक गुप्त रास्ता भी निकलता है जो सीधे दक्षिणी घाट तक जाता है। शानबाओ ने फूशेंग को बोला लैंप के नीचे के नॉब को 3 बार घुमाने। भागने का मौका मिलने की उम्मीद में हेई जैसे ही उस तरफ ध्यान देता है, शानबाओ मौका पाकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। अपनी योजना को विफल होता देख हेई गुस्से में पागल हो जाता है और शानबाओ की तरफ अपना खंजर फेंक देता है। लेकिन फूशेंग शानबाओ को बचाकर वो चाकू हेई की ओर कर देता है, जो जाकर उसे लग जाती है और वहीं ढेर हो जाता है। वो तभी लांग सरकारी अधिकारियों के साथ पहुंचता है। उसे चेक करके पता चलता है वो मर गया। उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। लांग शानबाओ से कहता है एक बार वो सरकारी ऑफिस आकर अपनी गवाही दे दे तो ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। उसने भी बोला एक बार वो घर के मामलात से निपट ले तो खुद वो अपनी गवाही देने के लिए आएगी। सबके जाने के बाद फूशेंग ने शानबाओ से पूछा क्या वाकई इस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है। वो उसकी बातों से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक करने लगी और बात घुमा कर उसे लांग से सावधान रहने को बोलती है। फूशेंग कहता है सबकी नजर में जियांगलाई जहाज डूबने में ही मर गया था। अभी ना वो कोई ऑफिशियल है, ना ही उसका कोई अटेंडेंट है जो उसके जिंदा होने की गवाही देगा, इसलिए फिलहाल वो शानबाओ के छत्र छाया में ही रहेगा। फूशेंग बाहर आकर जुनताई को एक काम देता है दिंगचेन की बीमारी के बारे में पता करने का। लेकिन इसके बाद भी उसके मन में एक सवाल रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि शानबाओ अपनी बहन को इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकती है। इसीलिए वो रात को जुनताई के साथ युनवान की कब्र खोदने पहुंच जाता है। तभी वहाँ शानबाओ आ जाती है और कब्र के पास बैठकर रोती है। युनवान के लिए खाना रखती है और कहती है कि वो रोज उससे मिलने आया करेगी। ये देखकर फूशेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और समझने लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। यहाँ बाइनशेंग को रिहा कर दिया जाता है। उसे लेने युनशु की पालकी आती है और वो उसे मनाने की कोशिश करती है, जो उसकी गवाही के बाद से थोड़ा रूठ गया था। तो युनशु ने बताया उसे हेई के बारे में संदेह तभी हो गया था जब उसकी नौकरानी को युनशु की नौकरानियों ने जबरदस्ती बालों के सामान दिलाने के लिए घेर लिया। उसे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो शानबाओ के पास गई और उसने उसे चिंता करने से मना किया और वापस भिजा दिया और कहा आगे वो सब कुछ संभाल लेगी। अब उसे लगता है कि खत की अदल बदल उसी वक्त हुई होगी जब उसकी नौकरानी को उन लोगों ने घेर लिया था। बाइनचेंग को भी लगने लगता है पहले से खतरे का मालूम पड़ने पे भी शानबाओ ने अपनी बहन को मरने कैसे दे दिया। और तब जाकर सच्चाई सामने आती है कि युनवान मरी नहीं थी। शानबाओ ने उसे बचाकर मिस लियांग के पास छुपा रखा था। जब उसे दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसे कॉफिन से बाहर निकाल दिया गया था। युनवान को बचपन से ही तैरना आता था। वो बड़े आसानी से पानी में सांस ले पा रही थी। शानबाओ ने लियांग से कहा उन दोनों का यहाँ रहना सही नहीं, उन्हें युनवान के साथ रोंग घराने को छोड़कर चले जाना चाहिए। अगले दिन तिंगचेंग के अंकल मैडम रोंग के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। चूँकि उनका भतीजा मारा गया तो क्यों ना उसके बदले इतांग को उसकी जगह दी जाए। मैडम रोंग ने कहा इसका फैसला शानबाओ ही कर सकती है, पर तब तक के लिए वो शिंगफांग पेविलियन में रह सकता है। इतांग को वैसे इस शादी से आपत्ति है। वो ऐसे घराने में जमाई नहीं बनना चाहता जहाँ औरतों का जोर चलता है। ऊपर से उसे डर है जो हाल दिंगचेन का हुआ क्या पता उसका भी हो। पर उसके पिता बताते हैं दिंगचेन ने उनके पास एक ब्रेसलेट भिजवाया था। ये प्रेयर बीड जिसपे लान लिखा है उसकी दादी ने अपनी बेटी को दिया था, तो उन्हें लगता है ये उनकी बहन से बिलोंग करता है, यानी कि इतांग की आंटी। इसीलिए वो उसे यहाँ सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि उस ब्रेसलेट की ओनर का पता लगाने के लिए भी रुकवाना चाह रहे हैं। वैसे तो उन्हें लग रहा है ये उनकी बहन नहीं कोई बहरूपिया है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है उनकी बहन को वे कीजियान ने बहुत पहले ही मार दिया था। वहीं शिफांग में जलन का माहौल देखने को मिलता है। जब वेन देखता है फूशेंग को खुद शानबाओ चाय की पत्तियों को पहचान कर आना सिखाएगी। ये कला गुप्त रखी जाती है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा आखिर
फूशेंग ने शानबाओ पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो उस पे इतना यकीन कर रही है। यान ऐसे दिखाता है जैसे उसे जलन नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं उसका दिल भी टूट रहा होता है। वेन का मूड वैसे ही खराब था और जब वो इतांग को शिनफांग में दिखता है तो उसका मिजाज और भी खराब हो जाता है। वहीं इतांग को जब पता चलता है उसके भाई के मुजरिम को सजा दिलाने में फूशेंग ने मदद की तो वो उसे धन्यवाद कहने के लिए चला जाता है। पर यहाँ वेन सोचने लगा कि गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट लांग ने की, उसी के सारे आदमी मैंशन में तैनात थे, तो फिर उसे नौकरों का कन्फेशन कैसे मिला। उसे शक है फूशेंग सरकार से मिला हुआ है, वो जरूर उनका भेजा कोई जासूस है। इसीलिए वो सोच लेता है अकेले ही फूशेंग का सच जानने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब फूशेंग ने जुंदाई के हाथों लांग को एक खत भिजवाया तब वेन का नौकर उसका पीछा करने लगा। जब शानबाओ फूशेंग को पत्तियों की पहचान कराना सिखा रही थी तभी वेन जुंदाई को पकड़कर अंदर आ गया और बताया फूशेंग उसके हाथों कोई खुफिया संदेश भिजवा रहा था। पर उसने बोला वो ड्रैगन बोट फेस्टिवल आने की खुशी में बागात कुछ मिठाइयाँ खत के साथ मुलाजिमों को जुंदाई के हाथ से भिजवा रहा था, जिनसे उसने पिछली बार बहुत कुछ सीखा। ये उसकी तरफ से एक तरह का शुक्रिया कहने का अंदाज है। लेकिन वेन ने शानबाओ पे जोर दिया एक बार मिठाई चेक करने। जब शानबाओ ने उसे बच्चों जैसी जिद करने से मना किया तो वो खुद ही मिठाई को एक एक करके चेक करने लगा। फूशेंग जब इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सारे मिठाई फेंक दिए और उनमें से एक के अंदर मोम निकला। उसने शानबाओ को इसे एक दफा खोल कर देखने बोला, पर उसने फूशेंग पे यकीन किया और सबको बाहर जाने के लिए बोला। ये मोम बिना देखे जब वो उसे लौटाने लगी तब फूशेंग ने उसका विश्वास देखकर बताया कि इसमें एक खत है जो वो अपने गुरु को खुफिया तौर से भेज रहा था। वो चाहता था वो उन्हें यहाँ पर्सनली बुलाकर अपनी पहचान कंफर्म कर सके। शानबाओ ने उस पे यकीन करके ये खत नहीं खुलवाया और कमरे से निकलते वक्त बोला शिनफांग में वाकई उसका यहाँ बार बार उससे मिलने आना सबकी नजरों में चुभ रहा है, इसलिए वो उसे अपने कोर्ट यार्ड में शिफ्ट होने को कह देती है। फूशेंग भी जल्दी से अपनी सामानें पैक करता है। तभी यान जो उसे सहानुभूति देने आया था बताता है कि शायद उसे वेन को पहले ही रोकना चाहिए था, तो ये सब तमाशा नहीं होता। तब फूशेंग के कपड़ों को बिखरा देखता है। फूशेंग बताता है यंग परिवार शिनफांग में रह रहे हैं तो उसे जरूरी कागजात लाने ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए वो कुछ वक्त तक ख्वालिन कोर्टयार्ड में रहेगा। ये सुनते ही यान का मुंह उतर गया, लेकिन उसने फूशेंग को बोला कि वो यहाँ अपनी माँ की इच्छा से आया था। लेकिन शानबाओ की खूबसूरती और हुनर ने उस पर सच में प्रभाव डाला। लेकिन उसके दिल में जब फूशेंग है तो वो खुशी खुशी पीछे हटने को तैयार है और शानबाओ के जन्मदिन के अगले दिन ही यहाँ से निकल जाएगा। वो जाते हुए फूशेंग को शुभकामनाएं भी देता है। वहीं फूशेंग जब हुआलिन कोर्टयार्ड में शिफ्ट हो जाता है तब शियो कुछ नौकरानियों के साथ आती है और उसके सामानों को शानबाओ के कमरे में शिफ्ट कर देती है।